नमस्कार प्रणाम। झारखंड की सत्ता पर राज कर रही झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए इस बार का लोकसभा चुनाव सिर्फ चुनाव ही नहीं, परिवार के प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। दरअसल दुमका सीट से भारतीय जनता पार्टी ने जिस सीता सोरेन को अपना उम्मीदवार बनाया है, वो न सिर्फ सोरेन परिवार की सदस्य है, बल्कि वह झारखंड की राजनीति में अच्छी खासी पकड़ भी रखती है। सीता सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन के दिवंगत पुत्र दुर्गा सोरेन की पत्नी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद सीएम न बनाए से नाराज सीता ने जेएमएम को न सिर्फ अलविदा कह दिया, बल्कि बीजेपी के टिकट पे लोकसभा के रण में भी कूद गई है। झारखंड की राजनीति में सीता सोरेन और हेमंत सोरेन के बीच सियासी वर्चस्व का टकराव है। सीता सोरेन राजनीति में अपने पति की मौत के बाद आई हैं। सीता सोरेन के पति दुर्गा सोरेन एक समय झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता माने जाते थे। वहीं शिबू सोरेन अपने बड़े बेटे दुर्गा सोरेन को झारखंड की राजनीति में उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित करने में लगे थे। इसी बीच 39 वर्ष की उम्र में 21 मई 2009 को दुर्गा सोरेन की बोकारो अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। दुर्गा सोरेन के निधन के बाद शिबू सोरेन ने अपने मंझले बेटे हेमंत सोरेन को राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में आगे बढ़ाना शुरू किया, तो सीता सोरेन भी राजनीति में आई। हेमंत सोरेन ने 2019 विधानसभा चुनाव में खुद को शिबू सोरेन के वारिस के तौर पे साबित भी किया, तो सीता सोरेन तीसरी बार विधायक बनकर दुर्गा सोरेन की सियासत को आगे बढ़ाने का काम किया। इस साल के शुरुआत में जब जमीन घोटाले के आरोप में ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया, तो सीता सोरेन को लगा कि अब सीएम बनने का सही समय आ गया है और उन्होंने अपनी दावेदारी पेश कर दी। वहीं राजनीति के जानकार मानते हैं कि उस समय सीएम हेमंत सोरेन अपनी कुर्सी अपनी पत्नी कल्पना को सौंपना चाहते थे, लेकिन सीता सोरेन के दावेदारी और पार्टी में बगावत होने के डर से उन्होंने अपने वफादार और अपनी सरकार में परिवहन मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे चंपई सोरेन को सीएम का पद सौंपा। इससे पार्टी में बगावत तो नहीं हुई, लेकिन सीता सोरेन ने पार्टी को अलविदा कर बीजेपी का दामन थाम लिया। वहीं सूबे की सत्ता पे फिर से अपना राज हासिल करने में जुटी बीजेपी ने भी सीता सोरेन को हाथों हाथ लिया है। पार्टी ने इस सीट से अपने सांसद सुनील सोरेन का टिकट काट सीता सोरेन को अपना उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि दुमका लोकसभा सीट पे आदिवासी, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के वोटरों का दबदबा है। इस सीट पे 40% आदिवासी, 40% पिछड़ी जातियाँ और 20% मुस्लिम वोटर है। आदिवासी और अल्पसंख्यक वोटरों को झारखंड मुक्ति मोर्चा का परंपरागत वोट माना जाता है। यही कारण है कि इस सीट से साल 1989 से ही यह सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ रहा है और इस सीट से 7 बार से शिबू सोरेन सांसद बनते आ रहे हैं। हालांकि 2019 में शिबू सोरेन को भी हार का सामना करना पड़ा था। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में 1 जून को 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 57 सीटों पर मतदान हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अभिनेत्री कंगना रनौत, टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और भोजपुरी कलाकार पवन सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री की किस्मत का फैसला इसी चरण में ईवीएम में कैद होगा। 7वें चरण में जिन सीटों पर मतदान हो रहा है उनमें उत्तर प्रदेश और पंजाब की 13, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, उड़ीसा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4 और झारखंड की 3 सीटें शामिल हैं। 2019 में से इन 57 में से 25 सीटें भाजपा ने जीती थी। वहीं टीएमसी के खाते में 8 सीटें गई थी, जबकि कांग्रेस को 7 सीटों पर जीत मिली थी। पिछले चुनाव में इन 57 सीटों पे कुल 65.29% वोट पड़े थे। सबसे ज़्यादा 78.80 मतदान पश्चिम बंगाल में हुआ था। वहीं सबसे कम 51.34% मतदान बिहार में दर्ज किया गया था। 57 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 85 वर्ष से अधिक उम्र के और दिव्यांग मतदाता को घर से आराम से मतदान करने का विकल्प प्रदान किया गया है। मतदान और सुरक्षा कर्मियों को लाने ले जाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। मतदान केंद्रों पे पानी, शेड, शौचालय, रैंप, स्वयंसेवक, व्हीलचेयर और बिजली जैसी सुविधाएं हैं। ये कदम इसलिए उठाए गए हैं ताकि बुजुर्ग और विकलांग व्यक्ति सहित प्रत्येक मतदाता आसानी से अपना वोट डाल सके। गर्मी से निपटने के लिए भी विशेष ध्यान दिया गया है।
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर ने 7वें चरण में चुनाव लड़ रहे सभी 904 उम्मीदवारों के शपथ पत्रों पे एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार 904 उम्मीदवारों में से 199 उम्मीदवार दागी हैं। इन पे अलग अलग मामले चल रहे हैं। वहीं 299 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने खुद को करोड़पति बताया है। एडीआर द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार 7वें चरण के चुनाव में 95 यानी महज 11% महिला उम्मीदवार है। मौजूदा लोकसभा चुनाव में 10% से भी कम उम्मीदवार महिलाएं हैं। सभी 7 चरण में चुनाव लड़ रहे 83 से 37 उम्मीदवारों में से केवल 797 महिला हैं। यह आंकड़ा सभी 7 चरणों में चुनाव लड़ रहे कुल उम्मीदवारों का मात्र 9.5% है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। इससे पहले 1 जून की शाम को अलग अलग मीडिया चैनलों और सर्वे एजेंसियों की तरफ से एग्जिट पोल जारी किए जाएंगे। एग्जिट पोल मतदान के तुरंत बाद किया जाता है। इसमें केवल वोटर्स को ही शामिल किया जाता है। 543 में से 542 सीटें के नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। वहीं गुजरात की सूरत सीट से भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। दरअसल एग्जिट पोल एक तरह का चुनावी सर्वे होता है। मतदान वाले दिन जब मतदाता वोट देकर पोलिंग बूथ से बाहर निकलता है तो वहां अलग अलग सर्वे एजेंसी और न्यूज़ चैनल के लोग मौजूद होते हैं। वह मतदाता से वोटिंग को लेकर सवाल पूछते हैं। इनमें उनसे पूछा जाता है कि उन्होंने किसको वोट दिया है। इस तरह से हर विधानसभा या लोकसभा अलग अलग पोलिंग बूथ से वोटर से सवाल पूछा जाता है। मतदान खत्म होने तक ऐसे सवाल बड़ी संख्या में आंकड़े एकत्र हो जाते हैं। इन आंकड़ों को जुटाकर और उनके उत्तर के हिसाब से अंदाजा लगाया जाता है कि पब्लिक का मूड किस ओर है। मैथमेटिकल मॉडल के आधार पे ये निकाला जाता है कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है। इसका प्रसारण मतदान खत्म होने के बाद ही किया जाता है। लोकसभा चुनाव के साथ ही 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हो रहा है। इनमें आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम शामिल है। इन राज्यों के एग्जिट पोल भी 1 जून को आएंगे। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहा है उनमें सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में मतदान हो चुका है। दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे 2 जून को आ जाएंगे। वहीं आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।